बिहार के मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को उसकी बीवी के मर्डर के लिए 4 महीने जेल में बंद कर दिया गया। कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई, फैमिली बर्बाद हो गई, समाज में नाम खराब हो गया। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी बीवी नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा थी, बल्कि नोएडा में अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी वो। और पुलिस, उन्हें सच्चाई पता थी, उनके पास एविडेंस था, सीसीटीवी फुटेज थी, पर फिर भी एक बेगुनाह आदमी को यहाँ पर सजा दी जा रही थी। ये है रंजीत कुमार का केस, जहाँ जस्टिस सिस्टम इतना फेल हुआ कि आज भी यकीन करना इस बात पर मुश्किल है। रंजीत कुमार एक सिंपल सा यंग मैन था जो कि वार्ड 10 अरिराज मोतीहारी बिहार में रहता था। मिडिल क्लास फैमिली, कोई बड़ी हवेली नहीं थी उनका, कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं था उनका, बस एक नॉर्मल सा घर जहां उसके माँ बाप प्रतिमा देवी और रमेश कुमार ने सपने देखे थे एक अच्छे फ्यूचर के लिए और अपने बेटे के बेटरमेंट के लिए। रंजीत की लाइफ में कुछ खास नहीं था, पढ़ाई लिखाई, फैमिली का ख्याल, वही सब जो एक रिस्पॉन्सिबल लड़का करता है, वो यही चीजें करा करता था। उसके फादर रमेश कुमार एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली को संभाल रहे थे वो। रंजीत उनकी होप था, उनका फ्यूचर था। 2 मार्च 2025 को उसकी शादी हुई गुंजा देवी से। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, जैसे इंडिया में हजारों होती हैं, लेकिन रंजीत को क्या पता था कि ये शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। वो बस चाहता था एक पीसफुल मैरिड लाइफ, एक नॉर्मल घर बसाना। शादी के बाद पहले कुछ हफ्ते तो उसके लिए एकदम सही गए, नॉर्मल मैरिड लाइफ थी, वो लोग नॉर्मल कपल जैसे ही थे। लेकिन जल्द ही उनकी लाइफ में क्रैक शुरू होने लग गए थे। गुंजा देवी ओरिजिनली कृतपुर मथिया विलेज से थी, जो कि हर सिद्धि पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। शादी तो हो गई थी उसकी रंजीत से, लेकिन गुंजन का दिल कहीं और था। 2023 से ही उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसी के विलेज का एक लड़का जो नोएडा में रहा करता था, जिसका नाम कुछ सोर्सेज सोनू कुशवाहा बता रहे हैं। अरेंज मैरिज से पहले ही ये रिलेशनशिप चल रहा था और गुंजा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि रंजीत उसका अपना पति है। नाउ शादी के अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद से ही उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए थे। गुंजा फोन पर कॉन्स्टेंटली बातें करा करती थी और जब रंजीत या उसकी फैमिली कुछ पूछते उससे तो वो गुस्सा हो जाती और डिफेंसिव हो जाती थी बहुत ज्यादा। प्रतिमा देवी, रंजीत की माँ, नोटिस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ। ये बहू फोन पे चिपकी रहती है, घर के काम में इंटरेस्टेड नहीं है और हमेशा खोई खोई रहती है। 1 महीने के अंदर ही गुंजा वापस अपने मायके चली गई थी एंड शी टोल्ड रंजीत की वेरियस फैमिली रीजंस की वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है। दैट वाज हर फर्स्ट रेड फ्लैग, लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। नाउ एक शादीशुदा लड़की का मायके जाना नॉर्मल बात है, पर ये सिचुएशन अलग थी। गुंजा के दिमाग में ऑलरेडी कुछ बहुत ही ज्यादा इविल प्लान चल रहा था। 1 जुलाई 2025 की रात रंजीत ने फाइनली हिम्मत करके गुंजा से पूछा, तुम दिन भर फोन पे किससे बात करती रहती हो? कौन है ये लोग जो इतने मिस्टीरियसली तुम्हें कॉल करते हैं? सिंपल सा सवाल था, ये हस्बैंड का हक होता है इतना पूछने का, लेकिन गुंजा के लिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। वो डिफेंसिव हो गई, उनके बीच में लड़ाई हुई और टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और फिर रात भर घर में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस था। और फिर 3 जुलाई 2025 सुबह 12:07 बजे सीसीटीवी कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो सब कुछ बदल देगा हमेशा के लिए। गुंजा घर से बाहर जा रही थी अकेली, दरवाजा खुद बंद करके। रंजीत घर के अंदर ही था, शायद वो उस समय बस सो रहा था। बिल्कुल साफ फुटेज थी ये कि गुंजा अपनी मर्जी से ही, अपनी प्लानिंग से ही जा रही थी यहाँ से और उसने जाते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब रंजीत उठा तो उसके बगल में गुंजा नहीं थी, उसका सामान भी नहीं था वहां पर और कोई नोट भी नहीं छोड़ा था उसमें या फिर कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा था उसने। ही गॉट वेरी कंफ्यूज एट दिस पॉइंट। रंजीत ने तुरंत अपनी माँ प्रतिमा देवी को बताया इस चीज के बारे में। पहले उन्हें लगा कि वो शायद से दोबारा अपने मायके चली गई थी लड़ाई की वजह से, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो 3 जुलाई को ही सुबह में फैमिली ने सीधा अरिराज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और सीसीटीवी फुटेज भी सबमिट कर दी थी, which was the solid evidence कि गुंजा खुद से ही गई है। स्टेशन हाउस ऑफिसर विभा कुमारी ने 4 जुलाई को किडनैपिंग का FIR रजिस्टर किया, रूटीन प्रोसीजर समझ के। पर यहाँ से ट्विस्ट शुरू हुआ। 7 जुलाई 2025 को गुंजा के फादर ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया था पुलिस स्टेशन में। उन्होंने क्लेम किया कि रंजीत ने उनकी बेटी से डाउरी के लिए उसका मर्डर कर दिया है और बॉडी को कहीं पे छुपा दिया है या फिर क्रीमेट कर दिया है। नाउ इमेजिन दिस थिंग कि सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है कि गुंजा खुद घर से बाहर गई है, फिर भी यहाँ पे उसके फादर ने अपने दामाद के खिलाफ मर्डर का एक्यूजेशन लगाया था और पुलिस ने भी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली थी। 8 से 9 जुलाई के बीच में एक और शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ इस केस में।
गुंजा की फैमिली एक फोटो लेकर आई पुलिस स्टेशन में, एक डेड वुमेन की फोटो जो अलेजेडली फेसबुक से डाउनलोड की गई थी। क्लेम था कि ये गुंजा है, वो भी पुलिस ने वेरिफिकेशन किए बिना, फोरेंसिक एनालिसिस के बिना, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस किए बिना इस फोटो को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ प्रूफ ऑफ डेथ। कोई फोटो को गुंजा की एग्जिस्टिंग फोटो से मैच नहीं किया गया यहाँ पर, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लिया गया यहाँ पर, बस मान लिया कि ये लड़की मर गई है। 9 जुलाई 2025 को रंजीत कुमार को अरेस्ट कर लिया गया। सुबह सुबह पुलिस उसके घर आई, हैंडकफ्स लगा दिए उसे और उसको डबल मर्डर के इल्जाम में ले गई। एक आदमी जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी वाइफ से उसके फोन कॉल्स के बारे में पूछा था, वो अब जेल में था मर्डर के इल्जाम में। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर ही वुड बी इन दिस कंडीशन, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है, या फिर उसके घर से कुछ चोरी हुआ है या नहीं, या फिर उसकी बीवी सेफ है या नहीं। एंड अब क्योंकि वो एक गरीब आदमी था, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आदमी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लॉयर्स के लिए, चीजों से बाहर निकलने के लिए। पर रंजीत के पास वो भी नहीं था, एंड ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, एंड यू कैन अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू, बिकॉज़ आई हैव अ स्ट्रेटजी फॉर यू गाइस, जिसे यूज करके तुम लोग ये स्ट्रेस, ये कंडीशंस अवॉइड कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट तुम उस स्ट्रेटजी को यूज करके ये सब कुछ चीजें प्रिवेंट कर सकते हो। यू कैन अर्न समथिंग विद दिस, और वो स्ट्रेटजी मैंने नीचे पिन्ड कमेंट में पूरी तरह से समझा रखी है। तो अगर तुम लोग पिन्ड कमेंट क्लिक करते हो तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या, कहां, कैसे करना है, एंड किस तरह से तुम रंजीत वाली कंडीशन में कभी भी नहीं फंसोगे फिर। सो गो चेक आउट माय पिन्ड कमेंट, एंड वहां पे तुम्हें सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। क्योंकि रंजीत इस कंडीशन में फंस गया था तो वो जेल गया, वो भी मोतीहारी जेल। और मोतीहारी जेल में रंजीत की जिंदगी नर्क बन गई थी। इमेजिन करो, तुम जानते हो कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी जिंदा है कहीं, तुम्हारे पास सीसीटीवी प्रूफ है, फिर भी तुम जेल की सलाखों के पीछे हो और तुम्हारे ऊपर मर्डर एक्यूज का टैग लग गया है। जेल में काफी सारे एक्चुअल क्रिमिनल्स है और यहाँ एक सिंपल सा आदमी था जो बस अपनी बीवी से लड़ाई की वजह से यहाँ बंद था। हर दिन रंजीत यही सोचता था कि गुंजन कहाँ होगी, क्या वो सेफ होगी, या सच में कुछ हो तो नहीं गया उसे, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि गुंजन डेलिबरेटली प्लान बना के यहाँ से भागी थी। वो जेन्युइनली वरीड था, उसे रात को नींद नहीं आती थी और एक तरफ टेंशन अलग ही रहती थी कि उसकी बीवी को क्या हुआ होगा, और दूसरी तरफ उसे डर रहता था कि वो वाकई में मर गई है या नहीं, और अगर वो मर गई होती तो मैं अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करूंगा। और सबसे बुरा, हर दिन कोर्ट डेट्स, हर दिन बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट, और हर दिन पाइलिंग अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज हेड। और इस पाइलिंग अमाउंट के साथ साथ उसकी होप भी कम होते जा रही थी। बस बाहर रंजीत की फैमिली भी टूट रही थी। प्रतिमा देवी, उसकी माँ, दिन रात रोती रहती थी। एक तरफ बहू गायब थी और दूसरी तरफ बेटा जेल में था। रमेश कुमार का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे था, क्योंकि कौन ही करेगा ऐसे बिजनेस में काम जिसका बेटा मर्डर केस में इन्वॉल्व हो। प्रतिमा देवी हर हफ्ते जेल जाती थी रंजीत से मिलने के लिए, और वो हर बार उससे वही सवाल पूछा करती थी कि क्या बेटा तुम्हें कुछ याद है, तुमने कुछ देखा था क्या। और रंजीत बस हर बार यही बोलता था कि माँ मैंने कुछ भी नहीं देखा, सीसीटीवी फुटेज देख लो आप, उसने खुद दरवाजा बंद किया था, मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। पर किस कोर्ट में ये बात हो, पुलिस तो चार्जशीट फाइल करने में लगी हुई थी अब इस केस के लिए। फाइनेंशियली भी फैमिली बर्बाद हो रही थी, लॉयर फीस थाउजेंड्स में नहीं लाख में जा रही थी उनकी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स पैसे मांग रहे थे दिल्ली के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और डीजल के नाम पर उनसे 15 से 50 हजार रुपए तक मांगे गए थे। और फैमिली करती भी क्या, उन्होंने ये पैसे दिए भी, क्योंकि उन्हें होप थी कि शायद वो कुछ ढूंढ लेंगे। पर इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं, वो पैसा भी गया और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई इस केस में। और यहाँ से असली क्राइम शुरू होता है पुलिस की तरफ से। सीसीटीवी फुटेज जो क्लियरली दिखा रही थी, उस सब चीज को कंप्लीटली इग्नोर करा जा रहा था। रंजीत की फैमिली बार बार कहती कि ये फुटेज देखो, ये एविडेंस है हमारे पास सॉलिड, पर पुलिस का रिस्पॉन्स था कि ये एडिटिंग भी हो सकती है, ये एआई भी हो सकता है, ये ऑथेंटिक नहीं है, फोरेंसिक एनालिसिस करो अगर डाउट है तो। और वो भी नहीं हुआ इस केस में। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को चेक करने का यहाँ पे सजेशन दिया गया था फैमिली के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि देखो गुंजन किससे बार बार कॉल कर रही, शायद से वो उसकी लास्ट लोकेशन हो, या फिर शायद से वो उस इंसान से मिलने गई हो। पर पुलिस ने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो पहले दिन होनी चाहिए थी, वो मंथ्स तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फैमिली के प्रेशर में अरेस्ट कर लिया था उन्होंने, और अब उन्हें अपना फेस सेव करना भी तो था। नाउ जुलाई से सितंबर तक पुलिस ने 200 से 300 पेज की कॉम्प्रहेंसिव चार्जशीट फाइल की थी यहाँ पर, जिसे तुम लोग अगर पढ़ोगे तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। एक मर्डर केस का चार्जशीट जिसमें कोई बॉडी नहीं है, कोई ऑटोप्सी नहीं है, कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं है, कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, बस एक अनवेरिफाइड फोटो और एक फादर का बयान। पर इतने पेजेस थे इसमें कि ये लगता था कि ये बहुत ज्यादा सॉलिड इन्वेस्टिगेशन हुई होगी यहाँ
यहाँ पर कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन फाइल हुई रंजीत के लॉयर नरेंद्र देव की तरफ से, तब असली ड्रामा शुरू हुआ यहाँ पर। लोअर कोर्ट में इनिशियली बेल रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि चार्जशीट इतनी ज्यादा थिक थी कि जज को लगा कि ये सीरियस केस होगा। पर नरेंद्र देव ने एक ब्रिलियंट आर्गुमेंट रखी यहाँ पर। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये चार्जशीट 300 पेज की तो है, लेकिन एक बेसिक चीज गायब है यहाँ पर, वो थी बॉडी। देयर वॉज नथिंग रिलेटेड टू सस्पेक्ट, नथिंग एट ऑल। और सीसीटीवी फुटेज है जो दिखा रही थी कि अलज विक्टिम खुद से ही अपने पाँव से ही अपनी मर्जी से जा रही थी वहां पर। लोअर कोर्ट ने इनिशियली ये आर्गुमेंट कंसीडर नहीं किया, कहते रहे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बॉडी मिल जाएगी तुम्हें। पर जब केस सेशन जज के सामने गया, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, तब यहाँ पर ट्विस्ट आया। जज ने चार्जशीट पढ़ी और बोला, वेट, मर्डर केस है और कॉप्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, बॉडी रिकवर नहीं हुई है, तो ये चार्जशीट कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है और ये चार्जशीट किस बेसिस पर बनी है। ये वो मोमेंट था जहां से केस पूरा का पूरा बदलने वाला था। जज ने शो कॉज नोटिस इशू किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, बीभा कुमारी और प्रत्याशा कुमारी, जो कि बीच में केस को हैंडल कर रही थी। नोटिस में लिखा था, एक्सप्लेन करो कोर्ट को कि कैसे तुमने बिना बॉडी रिकवर किए, बिना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के मर्डर का चार्जशीट फाइल कर दिया। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर की वायलेशन थी। नाउ ये नोटिस जब पुलिस स्टेशन पहुंचा, तब जाके पुलिस की नींद खुली और अब प्रेशर आ गया था उन पे बहुत ज्यादा ही, कोर्ट की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी। और तो और जो उनके फैमिली लॉयर थे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। तब जाके सितंबर अक्टूबर में पुलिस ने एक्चुअली काम करना शुरू करा। शो कॉज नोटिस के बाद फाइनली कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किए गए, जो कि बहुत ही ज्यादा पहले हो जाने चाहिए थे एंड जो कि बहुत ज्यादा बेसिक स्टेप भी है। ये चीज एक्चुअली सीडीआर जुलाई में हो जाना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। और सीडीआर ने फिर फाइनली क्या दिखाया कि गुंजन कॉन्स्टेंटली नोएडा में किसी नंबर से कॉन्टैक्ट में थी। दिन में 10 से 15 कॉल्स, रात को भी लेट नाइट कन्वर्सेशन चल रही थी उसकी। और ये पैटर्न क्लियरली दिखा रहा था कि वो किसी के साथ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन में थी या फिर वो उससे मिलने गई थी। फोन ट्रैकिंग से उसकी लोकेशन भी पता चल गई, विच वॉज नोएडा एरिया। जब पुलिस ने उस नंबर का डिटेल निकाला तो पता चला कि वो गुंजन के ही विलेज के एक लड़के का था जो नोएडा में काम करता था। बैकग्राउंड चेक करने में निकला कि ये लड़का और गुंजन 2023 से रिलेशनशिप में थे और अब सब कुछ क्लियर हो गया था। ये एक प्लान्ड इलोपमेंट थी, मर्डर नहीं। पर तब तक अक्टूबर आ चुका था। रंजीत ऑलरेडी 3 महीने से ज्यादा जेल में रह चुका था। उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी और पुलिस के पास अब एक्सप्लेनेशन नहीं थी, न कोर्ट के लिए न ही फैमिली के लिए। नवंबर के एंड तक अप्रोक्सीमेटली 4 महीने कंप्लीट होने वाले थे रंजीत के इम्प्रिजनमेंट के। तब जाके मिरेकल हुआ, पर मिरेकल पुलिस की मेहनत से नहीं हुआ था, बल्कि एक कोइंसिडेंस से हुआ था। रंजीत के गांव के कुछ लोग जो नोएडा में काम करते थे कंस्ट्रक्शन वर्क का, उन्होंने अचानक से गुंजन को सड़क पे चलते हुए देख लिया था और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जिसका मर्डर किया था रंजीत ने, जिसका मर्डर बाय द वे मैं कोटेशन में बोल रहा हूँ यहाँ पर। और उन्होंने तुरंत रंजीत की फैमिली को कॉल लगाया। प्रतिमा देवी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इनिशियली पुलिस ने इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वो कहने लगे कि ये गलत आइडेंटिफिकेशन होगा या फिर कोई हमशक्ल जैसा होगा, किसी और लड़की को देखा होगा उन लोगों ने। पर जब मल्टीपल कंफर्मेशंस आए तब पुलिस को मानना ही पड़ा। 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच पुलिस टीम नोएडा गई। एसएचओ प्रत्याशा कुमारी खुद टीम लीड कर रही थी उस समय पर। नोएडा लोकल पुलिस की हेल्प ली उन्होंने और एड्रेस को ट्रैक किया। और 26 नवंबर को जब वो एड्रेस पे पहुंचे तो उनके सामने जो सीन था वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। एक छोटे से अपार्टमेंट में 2 लोग रह रहे थे एज अ कपल, गुंजा देवी और उसका बॉयफ्रेंड। नॉर्मल सी डोमेस्टिक लाइफ जी रहे थे वो, साथ में ब्रेकफास्ट बना रहे थे, टीवी देख रहे थे, बिल्कुल एक आम मैरिड कपल की तरह। जब पुलिस ने उनका दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खोला तो गुंजा का चेहरा देखा। पहले गुंजा को कंफ्यूजन हुई, फिर रियलाइजेशन और फिर फियर सेट इन। आप कौन हैं? गुंजा ने पूछा। अरिराज थाना बिहार पुलिस से आए हैं हम लोग। और आप गुंजा देवी ही है ना जो ऑफिशियली मर्डर्ड है अपने हस्बैंड रंजीत कुमार के हाथ? और फिर इंटरोगेशन में गुंजा ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था। उसने बताया कि शादी से पहले उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप था और शादी फोर्सफुली करवाई गई थी उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो उसने प्लान बनाया कि वो वहां से एस्केप करेगी। 1 जुलाई को डेलिबरेटली उसने रंजीत से लड़ाई की, उसको प्रोवोक किया फोन कॉल्स के बारे में। और जब मिडनाइट में सभी लोग सो गए थे तो वो चुपचाप वहां से निकल गई। बॉयफ्रेंड ऑलरेडी नोएडा में रहता था, उसका वेट कर रहा था वहां पर, तो वो वहां पहुंच गई और फिर 4 महीने तक पीसफुली वहीं रही जब उसका हस्बैंड जेल की सलाखों में टूट रहा था। आपको पता था ना कि रंजीत जेल में है? पुलिस ने उससे पूछा। गुंजा ने हाँ में सर हिलाया। पता था
पर मैं क्या करती, मैंने अपने लिए ये लाइफ चुनी है। ये जवाब सुनकर पुलिस ऑफिसर्स को भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक आदमी जेल में है, उसका करियर बर्बाद हो गया, उसकी फैमिली टूट गई है, वो लोग फाइनेंशियली जीरो हो गए हैं और सोसाइटी में भी उनका नाम खराब हो गया था। और रीजन सिर्फ इतना था कि एक लड़की को अपनी चॉइस चाहिए थी और उसने सबसे इजी तरीका चुना, फेक डेथ और फॉल्स एक्यूजेशन का। रंजीत को फाइनली रिलीज कर दिया गया था जेल से, पर क्या उसे प्रॉपर जस्टिस मिली? बिल्कुल भी नहीं। 4 महीने की जिंदगी वापस नहीं आ सकती थी उसकी। जब वो जेल से बाहर निकला तो वो सेम रंजीत नहीं था जो जुलाई में वहां अंदर गया था। उसकी आंखों में डर था, कॉन्फिडेंस कम हो गया था, उसका पर्सनैलिटी क्रश हो चुकी थी उसकी, और मर्डर अक्यूज का टैग भी उस पर हमेशा लग गया था। नाउ यहाँ पर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि अब तो मर्डर अक्यूज का टैग नहीं लगा होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसकी बीवी मिल गई थी। लेकिन दैट्स नॉट हाउ सोसाइटी वर्क्स। लोग फिर भी तरह तरह की बातें करते हैं पीठ पीछे, एंड दैट सेम थिंग वाज गोना हैपन विद हिज फैमिली आल्सो। एंड सबसे बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर ये थी कि उसे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली कभी। गुंजा के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं हुआ अंडर सेक्शन 182 आईपीसी या सेक्शन 211 आईपीसी। उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। गुंजा के फादर जिन्होंने डिलिबरेटली फॉल्स एफआईआर की थी, फेक फोटो सबमिट की थी, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर्स विभा कुमारी जो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रही थी, प्रत्याशा कुमारी जो बाद में आई थी, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पैसे मांग रहे थे, किसी पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। सिस्टम ने एक इनोसेंट को तो सजा दी, लेकिन जो एक्चुअल गिल्टी थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। रंजीत के लॉयर नरेंद्र देव ने अनाउंस किया, हम पटना हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। सिविल डैमेजेस सूट फाइल होगा स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ कंपनसेशन के लिए, और क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल होगी गुंजा और उसकी फैमिली के खिलाफ फॉल्स एक्यूजेशन के लिए। पर ये सब लीगल बैटल्स ईयर्स लेंगे, कोर्ट केसेस चलेंगे, तारीख पे तारीख आएंगी, और शायद 5 से 10 साल बाद कुछ कंपनसेशन मिलेगा उसे। लेकिन अगर सच में रंजीत के पास उस टाइम पे कुछ अमाउंट होता या फिर कुछ सेविंग्स होती तो वो ये सब कुछ अवॉइड कर सकता था एक अच्छा लॉयर लेकर। एंड अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम कभी भी ऐसी कंडीशन में ना फंसो तो गो अगेन चेक आउट माई पिन्ड कमेंट, जब मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बता रखी है टू अर्न समथिंग। सो अगेन गो चेक आउट माई पिन्ड कमेंट। आज रंजीत बाहर है, लेकिन वो मर्डर का टैग हमेशा उसके साथ रहेगा। 4 महीने जेल में जिए हैं उसने, तो वो ट्रॉमा, वो हेल्पलेसनेस, वो डेस्परेशन कभी नहीं जाएगा उसका। और गुंजन का क्या, वो शायद से कभी भी जेल नहीं जाएगी। उसका बॉयफ्रेंड भी फ्री है, फॉल्स एक्यूजेशन का कोई केस नहीं बना है अभी तक उसके ऊपर, और जस्टिस सिस्टम ने एक इनोसेंट को सजा दी, पर गिल्टी आज भी फ्री है। और इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूं तुम लोगों से अब अगले केस में। बाय बाय।